हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है लाइक एडिशन रिएक्शंस, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स के टाइम पे समझाई थी, वो रिएक्शंस भी कवर अप होगी। उसके अलावा जो हमारे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो भी यहाँ पे कवर अप होगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये कंपाउंड दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्कीन भी है और एल्काइन भी है, और हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं HCl। हमें बताना है कि इसका जो प्रोडक्ट X बनेगा, ये प्रोडक्ट X क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसमें HCl ऐड कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहले H प्लस जाके अटैक करेगा। H प्लस क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेसिकली एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पे एल्कीन भी है और यहाँ पे एल्काइन भी है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेरा एल्कीन के पास भी जा सकता है और ये एल्काइन के पास भी जा सकता है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? दोनों केसेस देखने पड़ेंगे ना, हमें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे देखो जब मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कराया था, वहां पे मैंने बताया था कि जो एल्कीन की रिएक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू एल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? देखो उसका मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, बेसिकली पहले ना हम लोग यहाँ पे दोनों सेम ही कंपाउंड में है। पहले अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना, देखो अगर मैं एल्कीन में H प्लस ऐड हो रहा है तो बेसिकली क्या बनेगा? ये बन जाएगा। लेकिन अगर एल्काइन में H प्लस ऐड हो रहा है तो बेसिकली क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा, ये पॉजिटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, लेकिन ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है ना। तो बेसिकली अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेंटर पे क्रिएट हो रही है, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है ना। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पाई बॉन्ड पे तो स्टेबल ही नहीं है, मतलब ये जो मेरा स्पीशीज बनी, ये जो मेरा इंटरमीडिएट बना, ये तो स्टेबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है। तो इसी वजह से, क्योंकि एल्कीन्स पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, बल्कि जो एल्काइंस पे पॉजिटिव चार्ज आया ये पॉजिटिव चार्ज एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, जो कि स्टेबल नहीं होता। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्काइंस। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां पे पहले एल्काइंस पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल और वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ये तो मैंने आपको जनरल बात बताई कि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एल्काइन से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैंने बोला कि ये केस हर जगह ये अप्लाई नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां पे पहले अटैक होता है एल्काइंस पे। उसी का एक एग्जांपल है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली देखो आपको ये कंपाउंड दिया है। ठीक है, हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। पहले केस में हम एल्कीन पे अटैक करा के देखते हैं, दूसरे केसेस पे हम एल्काइन पे अटैक करा के देखते हैं, है ना। तो देखो पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है? H2C डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, दोनों केसेस देखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसमें पहले H प्लस अटैक करेगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा, है ना। अगर इस पे H प्लस अटैक करेगा, तो अगर एल्काइन पे H प्लस अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? H2C डबल बॉन्ड CH एज इट इज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब देखो H प्लस अटैक कर गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, अब क्या अटैक करेगा हमारा? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि Cl माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा Cl माइनस अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHCl C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर मेरा Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CCl डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोडक्ट ये बनेगा या ये बनेगा।
बेसिकली इस रिएक्शन में डिपेंड करेगा हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। देखो ये जो मेरा कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है। अगर ये एक sp कार्बन के साथ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है। वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। लेकिन इसके केस में देखो, ये कार्बोकैटायन एक sp2 कार्बन पे है, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है ना, यानी कि ये जो मेरा इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है और ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। इस इंटरमीडिएट की कम स्टेबिलिटी की वजह से ही ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, और ये जो मेरा इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है और यहाँ पे अटैक करेगा फिर Cl- और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब देखो, इसका इंटरमीडिएट तो ज्यादा स्टेबल था ही, उसके अलावा इसका प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों इतना ज्यादा स्टेबल है इसका प्रोडक्ट? क्योंकि कंजुगेटेड प्रोडक्ट बन रहा है ना, और कंजुगेटेड प्रोडक्ट बनने की वजह से ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो हाईली स्टेबल है। उसके अलावा जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन दिखा सकते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। इसी स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे एल्कीन पे तो अटैक नहीं होगा, बल्कि एल्काइन पे अटैक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना, वैसे अगर नॉर्मल मेरे पास अगर ये इस तरीके से कंजुगेशन में नहीं होते, एल्कीन बहुत दूर होता है एल्काइन से, तो सबसे पहले H+ जो है मेरा जाके एल्कीन पे अटैक करता, ना कि एल्काइन पे अटैक करता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां पे अगर वो एल्काइन पे अटैक करे तो वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? रिएक्शन होती है बेसिकली एल्काइंस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली करना क्या है, हमारे पास एल्कीन्स है, एल्कीन्स में हमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराना है, हमें रेट बताना है कि किसका रेट सबसे ज्यादा होगा और किसका रेट सबसे कम होगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल आता है, जाके पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अभी तो देखा हमने कि जब डबल बॉन्ड पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है, वो आके अटैक कर देता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो बेसिकली देखो, रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है। जितना ये कार्बोकैटायन मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। मतलब कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगी, उतना वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगी, है ना। अब कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करेगा? जो मेरी इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है। यानी कि अगर मुझे इन तीनों में कंपेयर करना है तो बेसिकली मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। और वो मैं कैसे कंपेयर करूंगी? मैं ये देखूंगी कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज है, या फिर कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है। तो बेसिकली वही कंपेयर कर लेती हूँ, मैं रेट को कंपेयर कर लूंगी। तो वही करते हैं। देखो, सबसे पहला केस मेरे पास ये है ना। तो देखो, इसके केस में जब सबसे पहले H+ अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, है ना। अब इसके केस में देखो, इसके केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और यहाँ क्या है हमारा OCH3, है ना। इसके केस में देखो क्या इंटरमीडिएट है, C पॉजिटिव CH3 एज इट इज, और ये NH और ये CH3, है ना। अब बता दो भाई, कौन सा इसमें से कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज है वो स्टेबलाइज करेगी। जितना ज्यादा कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी, उतना मेरा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, उतना रिएक्शन का रेट भी तो ज्यादा ही होगा। तो बस देख लो कौन सी स्पीशीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रही है ना। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? इसमें दे रहा है NH ग्रुप, है ना। कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। इसमें कौन दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। इसमें कौन दे रहा है? बेसिकली कार्बन दे रहा है ना। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबलाइज करेगा या फिर प्लस आई के थ्रू देगा, है ना। और ये तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बोकैटायन को।
तो बेसिकली जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा उसका इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट ज्यादा होगा ना, यानी कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइजेशन किसकी वजह से हो रही है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से हो रही है, तो इसका रेट तो सबसे कम होगा। अब कंपेयर करना है इन दोनों का, है ना। देखो इन दोनों के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों ही अपने लोन पेयर देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको दे सकता है, और क्या होगा बेसिकली इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो चला जाएगा इस नाइट्रोजन पे। अब देखो, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, है ना। तो बस कंपेयर कर लो, हमें पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसी वजह से ये जो मेरी स्पीशीज है इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और इस रिएक्शन में क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बेसिकली जो रिएक्टिव जो रेट होगा रिएक्शन का वो इसके लिए मैक्सिमम होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा वो इसके लिए मैक्सिमम होगा, फॉलोड बाय दिस स्पीशीज, फॉलोड बाय दिस स्पीशीज, यानी कि बेसिकली R का रेट सबसे ज्यादा होगा, देन होगा Q का, एंड देन होगा P का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिकली ये कंपाउंड हमें दिया है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोक्विनोलिन, और इसमें ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट। हमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दिया है। वो बोल रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या फिर ये रेसिमिक मिक्सचर है, या फिर डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है, हमें इसके बारे में बताना है। तो बेसिकली प्रोडक्ट पहचान लेंगे तो प्रॉपर्टीज तो हम लोग देख ही लेंगे। हमें पता ही है ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, जिसमें कायरल कार्बन होती है, अगर कायरल कार्बन मिल गई तो ऑप्टिकली एक्टिव है, वरना इनएक्टिव है। डायस्टीरियोमेरिक भी पता है हमें, जो आपस में मिरर इमेजेस नहीं होते, है ना। तो बेसिकली देखो हमारे पास रिएक्टेंट में है क्या, रिएक्टेंट में एक तो एल्काइन है, दूसरा हमारे पास एल्कीन है। हमने इसमें ऐड किया है हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4, ठीक है। बेसिकली ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये कैटलिस्ट रिडक्शन करता है, और ये सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है किसको, सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है एल्काइंस को, किसमें, सिस एल्कीन्स में। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली जो आपका लिंडार कैटलिस्ट होता है या फिर रोजनमैन कैटलिस्ट होता है, इस तरीके से ये एल्काइंस को सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है एल्कीन्स में, और कौन से एल्कीन्स में, सिस एल्कीन्स में ये इसको रिड्यूस करता है। अब देखो एल्कीन्स को कुछ नहीं होगा, सिर्फ एल्काइंस की रिडक्शन होगी सिस एल्कीन में, तो बस वही कर देते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब देखो सिस एल्कीन बनेगा ना, तो यानी कि ये जो दोनों बड़े बड़े ग्रुप्स है इस एल्काइन के साइड पे, ये दोनों सेम साइड पे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये इधर, ये CH3 इधर, और उसके बाद डबल बॉन्ड H, और इधर आ जाएगा CH3, और इधर आ जाएगा H, बन गया प्रोडक्ट। बस इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये प्रोडक्ट है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखो इधर तो है हाइड्रोजन, ढूंढो क्या इसमें कोई कायरल कार्बन आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, ये कार्बन हमारी कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो इधर जो बेसिकली ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप डिफरेंट है, और इस साइड पे जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप डिफरेंट है। ये ग्रुप बेसिकली ट्रांस ग्रुप है, ये ग्रुप बेसिकली सिस ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट है, जिस वजह से ये कार्बन हमारी कायरल कार्बन है। और जिन कंपाउंड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ये जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बेसिकली एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें हमें ना क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 ऐड कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे होगा क्या, एक अल्कोहल गिवन है जो इनसे H+ लेगा, हीटिंग करेंगे तो वाटर निकल जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि जब हम रिएक्शन करेंगे ना तो एक कार्बोकेटाइन बनेगा। हमें पता है कि कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा हमें उसकी रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। क्या वो कार्बोकेटाइन किसी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो सकता है? अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया, वो करा देना है। अगर नहीं हो सकता तो डायरेक्ट एलिमिनेशन करा देंगे, हमारा H+ निकलेगा और एल्कीन बन जाएगा। तो वही चेक करते हैं। देखो
सबसे पहले देखो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट मेरे पास कुछ इस तरीके का है। इस OH में हम लोग ऐड करते हैं H+, क्या ऐड करते हैं H+ ऐड करेगा, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये H+ देगा इनको और क्या बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा OH2+, इधर ये आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ये है ना, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया, हीट करेंगे तो वाटर की एलिमिनेशन होगी ना, वाटर की एलिमिनेशन होगी तो बेसिकली कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बन जाएगा, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन हमें देखना है कि क्या इस कार्बोकैटायन में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो करानी है और उसके बाद जाके हमें एलिमिनेशन करानी है। अगर नॉर्मल एलिमिनेशन कर दोगे तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। हमेशा याद रखना, जिस भी रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन बने और उस कार्बोकैटायन की रीअरेंज होने की प्रोबेबिलिटी हो तो उसे रीअरेंज हमेशा कराना है। बिना रीअरेंज कराए अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो आंसर बिल्कुल गलत होगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, हमेशा देखना है कि 5 मेंबर्ड रिंग के साथ वाले कार्बन पे अगर कोई कार्बोकैटायन बने तो उसमें रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग्स हमारी 5 मेंबर्ड रिंग से बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो देखो बेसिकली होगा क्या, ये जो मेरे पास बॉन्ड है ये रिंग एक्सपैंड होगी, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा इस वाली कार्बन पे। कैसे शिफ्ट होगा देखो, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो होगा कि ये बॉन्ड ये एज इट इज, ठीक है, ये सब एज इट इज, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बेसिकली मैंने किया क्या, इसको यहाँ शिफ्ट करा दिया। अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, इस वाली कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये CH3 नहीं है, बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इस वाले बॉन्ड को बस मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया ना इस वाली कार्बन पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज था पहले यहाँ था, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गए ना क्योंकि ये ऐसे शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इस वाली कार्बन पे क्रिएट हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो बेसिकली देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1, ये भी CH3 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी इस तरीके से, है ना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पे दोनों CH3, यही तो मेरा प्रोडक्ट है जो बन रहा है। अब देखो क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, नहीं है, ये कार्बोकैटायन भी मेरा स्टेबल नहीं है। ये क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, ये हाइड्रोजन इस वाली कार्बन पे चला जाए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट के बारे में अब सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ गया, अब देखो अब ये कार्बोकैटायन इस CH3 के साथ है तो ये कार्बोकैटायन इसकी हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इसके प्लस आई से भी स्टेबलाइज हो रहा है। अब मेरे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। अब मैं हीट करूंगी तो सिंपली होगा क्या, इसमें से H+ निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें से H+ निकल जाएगा और मेरे पास इस तरीके से एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है जो कि हाईली स्टेबल है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी एल्कीन के पास है, यानी कि मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो बेसिकली जहां पे भी आपको कार्बोकैटायन बन रहा है उस कार्बोकैटायन को आप लोगों को रीअरेंज करके देखना है और रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करना है एंड देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में बेसिकली हम लोग CHBr3 और अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो ये क्वेश्चन आपके मेंस में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आप लोगों ने कार्बीन नाइट्रीन्स के बारे में पढ़ा हो तो बेसिकली कार्बीन्स में से कार्बीन्स जैसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है ये देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली मेरे पास ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है।
इसमें मैंने ऐड किया CHBr3 और इसमें मैंने ऐड किया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। इसको जहां जहां से एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगी ये उस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन आयन की फॉर्मेशन या फिर एनायन की फॉर्मेशन कर देगा। तो देखो क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? ये जो मेरी हाइड्रोजन है, यस ये बिल्कुल एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? ये देखो, अगर इस हाइड्रोजन को ये बेस अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, अल्कोहलिक KOH जो है बेसिकली RO माइनस इसमें बेस होगा, अगर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा। और देखो ये कंपाउंड मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसी वजह से क्योंकि हाइड्रोजन के लॉस होने के बाद ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, इसी वजह से ये जो मेरी हाइड्रोजन है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या कोई और एसिडिक हाइड्रोजन भी पड़ी है। आप सभी लोगों ने रीमो-टीमैन रिएक्शन पढ़ी होगी और वहां पे आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली क्लोरोफॉर्म डालते हैं और क्लोरोफॉर्म में जब बेस जलता है तो वहां पे कार्बीन बनता है, वही यहाँ पे होगा। देखो बेसिकली मेरे पास क्या प्रेजेंट है? CHBr3। ठीक है, ये प्रेजेंट है मेरे पास CH और Br3। अब ये जो मेरी हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, इसको बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा CBr3 माइनस। क्या बन जाएगा? CBr3 माइनस, है ना, यही बन जाएगा। अब देखो ये जो CBr3 माइनस बना, ये कार्बन आयन हाईली स्टेबल है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इन ब्रोमीन की d ऑर्बिटल में जाके खुद को डिस्पर्स करके स्टेबलाइज कर सकता है ना। तो देखो इसी वजह से ये जो मेरी हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होती है। अब होगा क्या लास्ट में? इस स्पीशीज में से Br माइनस का लॉस होगा और बन जाएगी कार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, कार्बीन इसको बोलते हैं। जिन भी बच्चों ने रीमो-टीमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा है उनको ये चीजें बहुत इजीली समझ आ रही होगी, है ना। अब देखो बेस था, बेस ने दोनों की दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, एक ये स्पीशीज बनी एक ये स्पीशीज बनी, है ना। अब जो कार्बीन होती है ना, वो कार्बीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, कार्बीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। तो ये कार्बीन क्या करेगी? इस पाई बॉन्ड पे, ये जो पाई बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन को लेगी और इस पाई बॉन्ड में शो कर देगी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली कार्बीन्स क्या करती है? एल्कीन्स के साथ एडिशन रिएक्शन शो करती है और कुछ देखो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेती है, इस तरीके का। तो यही यहाँ पे होगा, ये जो मेरी स्पीशीज है ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगी और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा CBr2 और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा? अब कुछ रीअरेंजमेंट होगी इसके अंदर और रीअरेंजमेंट होने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगी? देखो ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ पे। ठीक है, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, इसके पास 2 Br थे, एक Br निकल जाएगा, एक ब्रोमीन आटम निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? देखो बेसिकली मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो एक कार्बन ऐड हो गई ना रिंग में। ये पहले 5 मेंबर्ड रिंग थी, अब इसमें एक कार्बन ऐड हो गई तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, है ना। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, इसके इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी तो पाई बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्या लग गया? एक Br लग गया, बेसिकली प्रोडक्ट बन गया ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कार्बीन्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए और इस रिएक्शन में ये बेस क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए और जो प्रोडक्ट बना वो रीअरेंज करके फाइनली क्या बनाएगा हमें वो देखना है, हमें आंसर मिल जाएगा। दोबारा से बताती हूँ, अल्कोहलिक KOH बेस है, उसको चाहिए एसिडिक प्रोटोन। एक प्रोटोन ये एसिडिक है, एब्स्ट्रैक्ट कर ली। दूसरी प्रोटोन ये CHBr3 वाली एसिडिक है, एब्स्ट्रैक्ट कर ली। जब CHBr3 से एब्स्ट्रैक्ट करी तो बना CBr3 माइनस। अब इस CBr3 माइनस जल्दी से Br माइनस को भगा देगा और एक कार्बीन बना देगा, बन गया कार्बीन CBr2। अब कार्बीन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन लाएगा इस पाई बॉन्ड से। उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज मिल जाए, वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद स्टेबलाइज होके बैठ जाएगा, है ना। उसको तो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसके पास। उसने क्या किया? इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे इस तरीके से 2 बॉन्ड बन गए। ठीक है, अब 3 मेंबर की रिंग तो हाईली अनस्टेबल होती है ना, किसी न किसी तरीके से वो रीअरेंज होना चाहेगी।
अब रीअरेंज होने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्म में आएगा और उसके बाद ये जो मेरा पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर से Br लग जाएगा और यहाँ पे मेरे ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिकली इसमें मैं प्रोडक्ट बताना है, तो अगर आपको रिएजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि किस रिएजेंट का क्या रोल होता है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे मुझे गिवन है ये कंपाउंड इथाइल बेंजीन, इसमें हम ऐड कर रहे हैं NBS जिसको हम लोग N ब्रोमो सक्सीनामाइड भी बोलते हैं। ये NBS का रोल क्या होता है, ये NBS करता है अलाइलिक ब्रोमिनेशन। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अलाइलिक ब्रोमिनेशन का क्या मतलब है, ये जो मेरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके साथ वाली कार्बन होती है अलाइलिक कार्बन, और इस अलाइलिक कार्बन पे होगा क्या, ब्रोमिनेशन हो जाएगी, Br लग जाएगा। तो बस वही कर देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे लगा देते हैं Br और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, है ना। डाल दिया जी, क्या बन गया, X यही हुआ। अब इस X में हम लोग ऐड कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, बेसिकली जी जो हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, इसमें से HBr निकल जाएगा और HBr निकलने के बाद बन जाएगा एल्कीन, यानी कि बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया, हमने अल्कोहलिक KOH डाला। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये मर्क्यूरिक एसीटेट एंड PHCH2OH एंड NaBH4, OH-। बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हमारे पास बेसिकली हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रेशन करते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना। ये बेसिकली जो रिएजेंट होता है वो हाइड्रेशन करने के लिए यूज होता है, और हाइड्रेशन किस रूल के अकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे हाइड्रेशन होती है हमारी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइड्रेशन का क्या मतलब है, इसमें वाटर ऐड होगा, ठीक है, मतलब OH ऐड होगा, लेकिन OH तो तब ऐड होगा ना जब यहाँ पे वाटर होगा। कहीं पे वाटर दिख रहा है क्या, यहाँ पे वाटर तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है अल्कोहल, यानी कि यहाँ पे वाटर ऐड नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होगा अल्कोहल। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल है अल्कोहल, वही अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और इस एल्कीन पे जाके एडिशन शो कर देगा, ठीक है। सबसे पहले तो H+ ऐड करेगा, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग सिंपली एडिशन हो जाएगी। कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे यही गलती करते हैं कि इस रिएक्शन को देखिए जिसको हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को देखा, जल्दी से OH लगा दिया मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी। अगर यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है, मतलब कि अल्कोहल अटैक करेगा उस एल्कीन पे, ना कि वाटर अटैक करेगा, यानी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अल्कोहल है ना कि वाटर। तो OH नहीं लगाना क्या है, PHCH2O, और एडिशन कैसे होगी, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ये बन जाएगा OCH2PH और इधर क्या आ जाएगा, CH3, क्या आ जाएगा, CH3, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है और आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें बेसिकली देखो हम क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड में दो तरीके के डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं और तो रिडक्शन करने पर हम लोग ऐड कर रहे हैं एक सिंगल हाइड्रोजन कॉमा निकल और एक ही मोल ऐड कर रहे हैं, तो बात क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कौन से वाला एल्कीन रिड्यूस होगा। दो तरीके के एल्कीन्स प्रेजेंट है, तो कौन से वाला एल्कीन है जिसकी रिडक्शन पहले होगी। तो दो तरीके के एल्कीन है, एक है हमारा मोर स्टेबल एल्कीन, एक है हमारा लेस स्टेबल एल्कीन। तो कौन से वाला पहले रिड्यूस होगा, तो जो हमारा लेस स्टेबल एल्कीन होगा वही पहले रिड्यूस होगा, क्योंकि हम इसमें एक ही मोल हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो बस एक चेक कर लो कि लेस स्टेबल एल्कीन कौन सा है, वही लेस स्टेबल वाला एल्कीन की पहले रिडक्शन होगी और वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो इस एल्कीन के पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये वाला एल्कीन लेस स्टेबल है ना, तो पहले इसकी रिडक्शन होगी क्योंकि एक ही मोल डाल रहे हैं, दूसरे वाला पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा और इस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको इस क्वेश्चन में लगाना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन।
फिर से वही है, इसमें हम OH है, एल्कीन प्रेजेंट है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। देखो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले एल्कीन के पास जाएगा या फिर पहले OH के पास जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है, ठीक है। अगर देखो, अगर अब इसमें देखो आपको थोड़ा सा ना प्रोडक्ट से भी आपको देखना पड़ेगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पहले जाता है एल्कीन के पास, OH के पास पहले नहीं जाता। वो OH के पास तभी जाता है जब हमारे पास कुछ इस तरीके का रिएक्टेंट हो। अगर वो OH प्लस पहले OH के पास गया तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये कार्बोकैटायन देखो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है ना, ऐसी कंडीशंस में ही पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाता है OH के पास, वरना हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जाता है एल्कीन के पास। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कंजुगेटेड नहीं है, तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के पास जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले OH के पास ही जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे पता लगाया मैंने, देखो प्रोडक्ट में देखो, अगर ये पहले ये जो मेरा H प्लस है वो पहले एल्कीन पे जाता तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता, और अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वाली कार्बन पे यहाँ पे, तो ये OH इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता, एक तरीके का स्पाइरो कंपाउंड बन जाता। अब स्पाइरो कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना, स्पाइरो कंपाउंड में इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा हम अपने इलेक्ट्रोफाइल को OH के पास भेज दें, वहां पे कार्बोकैटायन बने और पाई बॉन्ड जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पे अटैक करे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे, वो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद जो हमारे कंपाउंड बनेंगे ना वो बाईसाइक्लो बनेंगे, और बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे स्पाइरो कंपाउंड। तो यही करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि जो H प्लस है वो पहले जाएगा, कहाँ पे जाएगा वो H प्लस पहले, वो जाएगा OH के पास। अगर OH के पास जाएगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। बना के देख लेते हैं। देखो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, कुछ इस तरीके का रिएक्टेंट है, ये इधर यहाँ पे ये एज इट इज। सबसे पहले देखो OH है यहाँ पे, ठीक है, ये एज इट इज, ठीक है। H प्लस यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा OH2 प्लस। जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, है ना, वाटर निकलेगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बन गया कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बोकैटायन बना है तो इसकी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी तो चेक करनी है। तो बस देख लो, अगर ये कार्बोकैटायन, क्या ये कार्बोकैटायन किसी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है? ये CH3 ग्रुप अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखो वही करते हैं हम लोग, ठीक है। एक CH3 ग्रुप को मैंने इस वाली कार्बन से इधर ट्रांसफर कर दिया तो CH3 इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। अब देखो ये दो CH3 के पास है, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो मैंने इसको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज करा दिया, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो चुका है, इसकी और रीअरेंजमेंट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या, पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जाके इस पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। यही तो ऑप्शन बचा है, इसको कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सा पड़ा है, एक पाई बॉन्ड ही तो रखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, और तो कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं यहाँ पे। तो होगा क्या, देखो बेसिकली ये एज इट इज, इसको मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड की रिंग बन सकती है ना। तो यहाँ पे बना दो 6 मेंबर्ड की रिंग। अब देखो कौन सी पोजीशन है, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल। अगर इस वाले पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए तो इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड बन गया। डेफिशिएंसी किसके पास आई, इस कार्बन के पास आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम लास्ट में हीट कर रहे हैं ना, तो H प्लस निकलेगा, बस यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और इस तरीके की एल्कीन की फॉर्मेशन इसके केस में हो जाएगी। ये एल्कीन मेरा बन जाएगा, तो बन गया आंसर। ये जो एल्कीन है मेरा, यही मेरा प्रोडक्ट होगा। तो देखो अपने ऑप्शंस में देखो क्या ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको चेक करना है कि पहले एल्कीन को H प्लस दूं या फिर पहले OH को H प्लस दूं। वैसे तो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू OH। अगर OH को अगर हम H प्लस दे, उससे कंजुगेटेड एल्कीन बन रहा है, कार्बोकैटायन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, तब H प्लस OH को देना है। लेकिन अगर ऐसा केस है जहाँ पे एल्कीन को H प्लस देने से बनेगा स्पाइरो कंपाउंड, लेकिन OH को H प्लस देने से बनेगा बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो कंपाउंड इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। अपने ऑप्शंस में से भी वेरीफाई करके चेक करके देख सकते हो कि पहले अटैक कहाँ पे होगा, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गिव द रिएजेंट दैट वुड बेस्ट अकम्प्लिश द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखो बेसिकली हो क्या रहा है, एल्कीन में हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 OH ग्रुप। ठीक है, लेकिन देखो दोनों OH की ओरिएंटेशन देख लो, दोनों OH की ओरिएंटेशन क्या है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। यानी कि जो दोनों OH ऐड कर रहे हैं ना, ये दोनों OH इसमें एंटी, दोनों अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं। दोनों OH अगर सेम साइड से अटैक करते देन हम बोलते सिन एडिशन, लेकिन क्योंकि दोनों OH मेरे अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं इसलिए हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन। ठीक है, तो बेसिकली बस रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने क्रैश कोर्स के टाइम पे भी आपको बताया था कौन से रिएजेंट सिन एडिशन करते हैं, कौन से रिएजेंट एंटी एडिशन करते हैं, बस वो पता है तो 1 सेकंड 10 सेकंड का सवाल है, आसानी से आप कर सकते हो, है ना। तो चेक कर लेते हैं रिएजेंट। पहला है कोल्ड KMnO4। ये जो कोल्ड KMnO4 होता है और जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, ये बेसिकली करते हैं सिन एडिशन, या फिर इसको हम लोग सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं। दोनों OH को सेम साइड से भेजेंगे, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन है ट्राइफ्लोरोपरएसिटिक एसिड। ये जो मेरे परएसिटिक एसिड होता है या फिर परफॉर्मिक एसिड होता है या फिर ट्राइफ्लोरोपरएसिटिक एसिड होता है, ये रिएजेंट करता है एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। यानी कि दोनों OH बेसिकली कहाँ से जाएंगे, अपोजिट साइड से जाएंगे, तो दोनों एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला है O3 जिंक वाटर। अब ये तो ओजोनोलिसिस हो गया। ओजोनोलिसिस में तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होती ही नहीं है, उसमें तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेसिकली ये तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन है KMnO4 हीट OH माइनस। अब एक चीज याद रखना, कोल्ड KMnO4 डाई, जो मेरा कोल्ड KMnO4 होता है ना, वो डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराता है, वो भी सिन वाली। लेकिन जब हम इसे हीटिंग कंडीशंस में लेते हैं तब ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन नहीं कराता, ये बेसिकली एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन कर देता है और इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में या फिर कीटोन्स में या फिर CO2 में कन्वर्ट कर देता है। कब कहाँ कन्वर्ट करता है, आगे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये तो एल्कीन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा हॉट कंडीशंस में, तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चूज द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड बेस्ट अकम्प्लिश द प्रिपरेशन ऑफ 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। डिफरेंट कंडीशंस दी है, बस देखना है कि साइक्लोहेक्सेनोल 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल किस में बनेगा, तो चारों में बना के देख लेते हैं ना हम लोग। देखो पहला है इसमें ये कंपाउंड, ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो पहले होगा क्या, H+ इस पे अटैक करेगा 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, तो बेसिकली होगा क्या, H+ अटैक करेगा, ठीक है, H+ अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज करेगा और उसके बाद उस पे फिर से वाटर अटैक करेगा, देन हमारे साइक्लोहेक्सेनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। तो वही करते हैं। देखो बेसिकली देखो होगा क्या, H+ अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करने के बाद ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। रीअरेंजमेंट करनी सबको आती है ना, ये H+ यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। अब इस पे अटैक करेगा वाटर और बन जाएगा OH, बन गया क्या बना, लेकिन ये तो बना 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, हमें तो क्या चाहिए था 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, यानी कि ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड है मेरे पास मर्क्यूरिक एसिड। अब देखो इसमें वाटर डाल रहे हैं, इसमें अल्कोहल नहीं डाल रहे, अगर अल्कोहल डाल रहे होते तो OR लगता, अब वाटर डालेंगे तो OH लगेगा और एडिशन किस अकॉर्डिंग होगी, एडिशन होगी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यानी कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे लग जाएगा OH, बेसिकली मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन पे लग जाएगा OH। ठीक है, ये भी गलत है, हमें तो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल मिला। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन है बेसिकली BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, जो लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन है उस पे लग जाएगा OH, यानी कि इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या बना 3-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसके केस में यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो बेसिकली होगा क्या, लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन पे जाके OH लग जाएगा, यानी कि इस तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्या है 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, यही तो हमें चाहिए था, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विच मॉलिक्यूल विल गिव द फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन ट्रीटमेंट विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। अभी तो मैंने बताया कि जब हम KMnO4 कोल्ड कंडीशन में डालेंगे तो वहां पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगी, लेकिन जब हम हॉट कंडीशन में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। दो अलग अलग एसिड हमें मिल जाएंगे बेसिकली। ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड टूटेगा और दो अलग अलग एसिड हमें मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बस देखो यहाँ पे है क्या, एक एसिड ये है, एक कीटोन है, ठीक है, एक एसिड ये है, एक कीटोन है, ठीक है। देखो इस तरीके का कंपाउंड हो ना, अगर इस तरीके का कंपाउंड है R C, ठीक है, इस तरीके का R, उसके बाद R, यहाँ पे R है, एक सेकंड मैं इधर बताती हूँ, देखो R, इधर C, इधर R, डबल बॉन्ड C R H, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है आपके पास। तो आपको क्या करना है, इसमें जब हम KMnO4 डालेंगे तो होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो जो हमारे ये वाले कंपाउंड होते हैं ना R2C, इस तरीके से ये तो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में, ठीक है। जब ऐसे कंपाउंड होते हैं RCH, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में, है ना। जब ऐसे कंपाउंड होते हैं CH2, ये कन्वर्ट हो जाते हैं CO2। तो देखो ये क्या है RCR, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली होगा कि यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में, ठीक है। अब देखो ये कीटोन है, ये एक एसिड है, इन दोनों को मर्ज करा दो, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दो, इन दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बस वही करते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दो, उसके बाद इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो मेरे पास बेसिकली है क्या, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन लो। देखो पहले तो ये 5 मेंबर्ड की रिंग मैंने एज इट इज बना दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, बेसिकली 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, ठीक है। देखो बना दो 6 मेंबर्ड की रिंग, 1 2 3 और उसके बाद 4 एंड देन 5 एंड देन 6। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 मेंबर्ड की रिंग बना दी मैंने, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4th और 5th के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक है। 1 2 3 4, 4th और सॉरी 1 2 3 4 5, 4th और 5th के बीच में पाई बॉन्ड आ गया। अब इसके केस में देखो कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग है इनके बीच में भी, 1 2 3 सॉरी एक सेकंड मैं दोबारा से बताती हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर की रिंग। तो बस इधर भी तो 6 मेंबर की रिंग ही बनानी है मुझे, ऐसे बन गई 6 मेंबर की रिंग। अब किसके बीच में पाई बॉन्ड आएगा, 1st और 6th के बीच में, तो 1st और 6th के बीच में पाई बॉन्ड लगा दो। और देखो 4th वाली कार्बन है ना, उस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, ये बन गया प्रोडक्ट। बस दोनों को जोड़ के पाई बॉन्ड लगा दिया, दोनों के बीच में प्रोडक्ट बन गया। अब चेक कर लो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, उसका रीजन क्या है। जब मैंने क्रैश कोर्स के टाइम पे आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म कराया था, तो वहां पे मैंने आप लोगों को उसका रीजन अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों होता है। क्या है वो, देखो जब भी हम लोग एल्कीन्स में, ठीक है, देखो एक बात याद रखना, जब भी हम लोग सिस एल्कीन्स में ऐड करते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास बनता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है, देखो रेसिमिक मिक्सचर का ये मतलब है, देखो ये जो बेसिकली Cl2 होता है ना, ये एंटी एडिशन करता है, ये एंटी एडिशन करता है, मतलब जो दोनों Cl लगेंगे ना, दोनों के दोनों Cl आपस में अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रांस के केस में ऐड करते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, उस केस में बनेगा हमारा प्रोडक्ट मेसो कंपाउंड। कैसा बनेगा, मेसो कंपाउंड बनेगा। मेसो कंपाउंड क्या होता है, इस तरीके का कुछ बनेगा हमारे पास, ये R इधर और इधर भी लग जाएगा Cl, इधर भी लग जाएगा Cl, इधर H और इधर H, ठीक है। ये मेसो कंपाउंड है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, मेसो कंपाउंड बोलते हैं इनको हम लोग। लेकिन जब हम लोग सिस में ऐड करते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, मतलब कि एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, एक तो कंपाउंड ये बनेगा, दूसरी बनेगी इसकी मिरर इमेज। ऐसा क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया।
ठीक है। तो देखो बेसिकली होगा क्या, इसमें जब हम लोग Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करेंगे तो होगा क्या, दोनों जगह Cl लग जाएंगे, ठीक है। बेसिकली कैसा कंपाउंड है ये मेरे पास सिस है या ट्रांस है, ठीक है। एक सेकेंड, बेसिकली होगा क्या, 2 Cl लग जाएंगे, ठीक है। कैसे भी लगा दो, क्योंकि अभी ना इसमें हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना, इस चीज का आगे ध्यान रखना है कब, जब आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ तब, ठीक है। तो देखो जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे PH डबल बॉन्ड CH PH में Cl2 तो होगा क्या, ये जो मेरा पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड को हटके लग जाएंगे 2 Cl लगा दिए, ठीक है। डाइक्लोरो कंपाउंड बन गया, 2 Cl लग गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे NaNH2 तो वो NaNH2 क्या करेगा, HCl को रिमूव करेगा, एक HCl इधर से एक हाइड्रोजन जाएगा, इधर से जाएगा हमारा एक Cl और बन जाएगा एल्कीन, क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है। तो बेसिकली NaNH2 क्या है, एक बेस है, ठीक है। उस बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और एक Cl निकल जाएगा, यानी कि बेसिकली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है NaNH2 की प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग बेस है ना हमारा, तो क्या बन गया, एल्कीन, यानी कि PH CH डबल बॉन्ड C Cl PH। लेकिन हमने इसमें 2 मोल NaNH2 डाला है, 1 मोल और डाल दिया, तो वो 1 मोल और क्या करेगा, एक और HCl निकालेगा यहाँ से और बन जाएगा एल्कीन, यानी कि PC ट्रिपल बॉन्ड C PH, सॉरी एल्काइंस बन जाएंगे। 1 मोल डालेंगे तो एल्कीन बनेगा, दूसरा मोल डालेंगे तो एक और HCl निकल जाएगा और एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, एल्काइन। तो एल्काइन बन गया। अब इस एल्काइन में हम लोग डाल रहे हैं क्या, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम CaCO3, तो बेसिकली होगा क्या, ये इसको एल्कीन्स में कन्वर्ट कर देगा, और कौन से एल्कीन बनते हैं इसमें, सिस एल्कीन बनते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट होगा एक सिस एल्कीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किस रिएजेंट का क्या रोल होता है, और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है कि सिस में रेसिमिक मिक्सचर बनता है और ट्रांस में मेसो बनता है, अब ये क्वेश्चन कराऊंगी उसमें अच्छे से आपको, उसमें आपका उसका आपका इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी, इस रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट बताना है। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि हमें कहाँ H+ को अटैक कराना है, OH पे कराना है या फिर किस पे कराना है, एल्कीन पे कराना है। पहले OH पे अगर कराओगे तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अब आप बोलोगे कि इसमें तो हमारा कंजुगेटेड एल्कीन बन रहा है, यानी कि OH पे ही अटैक होगा, लेकिन नहीं, OH पे अभी भी नहीं होगा, अभी भी कहाँ पे होगा, एल्कीन पे। क्यों होगा, देखो अभी बताती हूँ। देखो अगर एल्कीन पे होगा तो ये OH एसिटेस और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इतना तो आप सबको पता होगा अटैक कैसे कराना है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो हमारा कौन सा कार्बोकटायन बन रहा है, साइक्लोमिथाइल कार्बोकटायन, यानी कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, हाईली स्टेबल होते हैं ना ये। उसके अलावा भी अगर मैं इसकी रिंग एक्सपेंशन करा दूं, अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दूं इस वाली कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा ना, क्या बन जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब देखो ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही ज्यादा स्टेबल कर सकती है। इसी वजह से यहाँ पे अटैक OH पे ना होके डबल बॉन्ड पे हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल हो जाएगा। अब ये अपने लोन पेयर यहाँ देगा, उसके बाद बन जाएगा इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड और यहाँ से H+ निकल जाएगा और इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अपने ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी वजह से, क्योंकि जब हमने एल्कीन पे अटैक कराया ना, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो OH के सामने आ गया और लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हाईली स्टेबल होता है, जिस वजह से मेरे इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इस एल्डिहाइड ग्रुप में बेसिकली ऐड किया ये एल्काइन, क्या ऐड किया, एल्काइन हम लोगों ने ऐड किया।
अब देखो जब भी अल्काइंस में हम लोग सोडियम डालेंगे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 तो ये क्या करेगा, अल्काइन पे प्रेजेंट अल्काइंस की जो प्रोटोन होती है वो हाईली एसिडिक होती है ना। क्यों एसिडिक होती है, क्योंकि जब ये अपना H+ यहाँ से देगा तो बेसिकली ये बनेगा, और ये जो मेरा एनायन है ये एनायन हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि sp कार्बन पे प्रेजेंट है। इस वजह से बेस सबसे पहले इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बन जाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड C-। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया रिएक्शन में। इस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। देखो कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ये कार्बोनिल एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही तो है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक कर देगा। तो होगा क्या, ये जो मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHO, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैक कर देगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C, इधर बन जाएगा OH और ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एसिड। अटैक हो गया है ना। अब देखो मेरे इस तरीके की कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब इसमें Na इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये NaNH3 क्या करता है, बेसिकली ये रिडक्शन भी तो करता है। किसकी रिडक्शन करता है, अल्काइंस को रिड्यूस करता है ना ट्रांस एल्कीन में। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो मेरे अल्काइंस है ये अल्काइंस अब ट्रांस एल्कीन में भी रिड्यूस हो जाए और बन जाएगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड। ये मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ट्रांस एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस में देख लो, अब यहाँ पे हमारा, अब वैसे देखोगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, बेसिकली यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो कैसा एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है। इसमें ऐड करे है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बन रहा है, एक मेसो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। और भी मैंने बताया, अब उसने बोला कि विच इज ट्रू स्टेटमेंट, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 में हमेशा एंटी एडिशन होती है। तो जो ए बना हमारा प्रोडक्ट, ये किससे बना, एंटी एडिशन से बना। और ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, ये एक मेसो कंपाउंड है, क्योंकि देखो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट है जो इसको दो इक्वल हाफ्स में कट कर रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग मेसो कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि इसमें आंसर क्या होगा कि A is formed by anti addition and compound is meso compound। बस इतना याद रखना कि ट्रांस से हमेशा मेसो बनता है और सिस से हमेशा बनता है रेसमिक मिक्सचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ गैस ऑन पासिंग थ्रू अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट does not give any precipitate but decolorizes alkaline KMnO4 solution, the gas may be। अब अल्कलाइन KMnO4 को कौन डिकलराइज करता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें होती है अनसैचुरेशन, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला देखो, आपको दिखेगा कि सब में ही अनसैचुरेशन है। पहले वाला एल्काइन है, दूसरे वाला एल्कीन है, तीसरे वाला एल्काइन है, फोर्थ भी एल्काइन है, तो चारों ही डिकलराइज करेंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि वो AgNO3 जो है, अगर हम उसे AgNO3 सॉल्यूशन से पास कराए वो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता। तो ये देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपके अल्काइंस होते हैं, बेसिकली टर्मिनल अल्काइंस, वो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ कौन करता है, ऐसे करते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्काइंस, एल्कीन्स ऐसा नहीं करते। यानी कि ये तीनों मेरे एल्काइंस है तो ये तीनों तो प्रेसिपिटेट देंगे, लेकिन एल्कीन कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा। यानी कि बी ही ऐसा कंपाउंड है जो KMnO4 को तो डीकलराइज करेगा लेकिन वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। और ऐसा क्यों होता है, ये टर्मिनल अल्काइंस की इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से H+ को रिप्लेस कर लेता है Ag+, जिसकी एक वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, प्रोडक्ट बताना है मुझे। बेसिकली देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा है अल्काइंस की हाइड्रेशन के बारे में, ठीक है। जब हम लोग अल्काइंस की हाइड्रेशन करते हैं तो बेसिकली हमें मिलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। और बेसिकली एडिशन जो होती है न्यूक्लियोफाइल की वो होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, वाटर होगा, तो बेसिकली होगा क्या, जो मेरा वाटर है, आप लोग सोचेंगे, मैं बताती हूँ आप लोग क्या सोचेंगे, कि जो मेरा C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे वाटर अटैक कर देगा, OH लग जाएगा
और बेसिकली प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, आप तो गूगल में पढ़े होगी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, प्रोडक्ट आपका ये नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म के बारे में सोचना पड़ेगा इस रिएक्शन में, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। देखो मेरे पास यहाँ पे ये कंपाउंड प्रेजेंट है C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। HgSO4 मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट है Hg2+I। ठीक है, ये Hg2+ आयन क्या करते हैं, एल्काइन के इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इस तरीके का नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स वो इसको दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे लग जाएगा Hg और बीच में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन गया। हम क्या करते हैं, इसमें जब H2SO4 यानी कि H+ यानी कि जो हमारा वाटर है, डाइल्यूट H2SO4 होता है ना, वो अटैक करेगा मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर वाटर इधर अटैक कर रहा है, मतलब कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना, तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर रहा है ना। लेकिन एक बात सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, अगर पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर तो इस कार्बोनिल के साथ प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप का -m इफेक्ट होता है ना, -I इफेक्ट होता है, ये तो इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, एक तो इधर Cl लगा हुआ है जो -I लगाता है, दूसरा ये भी ग्रुप लगा हुआ है ना। न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ तभी अटैक करेगा जब हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, वाटर अटैक करेगा इस कार्बन पे। अगर वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा तो OH मेरा इधर जुड़ जाएगा। अगर OH इधर जुड़ गया तो देखो बेसिकली बनेगा क्या, देखो बेसिकली था क्या, ये Hg+ था, होगा क्या, वाटर आएगा। अब वाटर इस कार्बन पे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो -I वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पे वाटर नहीं जाएगा। और अगर वाटर नहीं जाएगा तो वाटर इधर जाएगा, OH इधर लग जाएगा। अगर OH इधर लग गया तो ये जो मेरा कंपाउंड है ये टोटोमराइज करेगा, यहाँ पे टोटोमराइजेशन होगी ना, तो क्या बन जाएगा, CH2CHO। ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मेरे पास हो जाएगी, यानी कि मेरा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली आपको इसी चीज का ध्यान रखना है इस रिएक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आप में जब यहाँ पे हाइड्रेशन होगी बेसिकली तो न्यूक्लियोफाइल मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग अब ऐड नहीं करेगा, क्योंकि दो -I वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि कार्बोकैटायन को अनस्टेबल कर रहे हैं। इसी वजह से कीटोन नहीं बनेगा और बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पे एक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट ऑफ दिस, वही मैंने बताया, देखो इसको हम लोग डाल रहे हैं बॉइलिंग KMnO4 में, हॉट KMnO4 में या फिर NaIO4 में प्रोडक्ट बताना है। तो अभी तो मैंने बताया CH2 क्या बनाता है, CH2 बनाता है CO2, तो एक तो निकल जाएगा CO2 और उसके बाद ये जो मेरा R2C होता है ये बनाता है कीटोन, यानी कि R2C डबल बॉन्ड हो तो बन जाएगा CH3CO CH3, यानी कि प्रोडक्ट C की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन इन क्लोरीनेशन रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी दिस। मतलब जब क्लोरीनेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपकी क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है वो सिलेक्टिव नहीं होती, लेकिन जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है वो हाईली सिलेक्टिव होती है। उसने बोला कि जब क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी तो तीन तरीके की हाइड्रोजन पॉसिबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनका जो रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो है 1:3.8:5, यही है। ठीक है, वो बोल रहा है कि जब इसमें क्लोरीनेशन होगी तो ये चार तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, A, B और C। हमें बताना है कि कितना अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का। तो बेसिकली ये चेक कर लो कि कौन से टाइप की कितनी हाइड्रोजन है, उसको उसके रिलेटिव रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेशियो आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, चेक करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर A देखो कैसे बन रहा है, ये CH3 एच इट इज, ये वाली जो मेरी CH3 है ना, ये देखो ये एक ही टाइप की CH3 है, CH2CH3। इसकी जगह रिप्लेस हो रहा है Cl, प्राइमरी हाइड्रोजन है। और कितनी प्राइमरी हाइड्रोजन है इस टाइप की, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन है। अब देखो प्राइमरी हाइड्रोजन को स्टार्ट करने का रेट कितना है, 1,
तो 3:3:1 रेशो, ठीक है। अब देखो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी है, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है CH2, है ना, दो सेकेंडरी हाइड्रोजन है यहाँ पे। सेकेंडरी हाइड्रोजन का स्टार्ट करने का रेट कितना है 3.5, तो 3.8 × 2, ठीक है, रेशो। अब देखो ये कौन सी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये वाली, ठीक है। अब देखो इस तरह की 2 CH3 ग्रुप है, ठीक है, 2 CH3 ग्रुप सेम टाइप के है ना, यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन, ये वाली प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी है 6 है ना, तो बेसिकली हो जाएगा 6 × 1 = 2। यहाँ पे ये कौन सी हाइड्रोजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है टर्शरी हाइड्रोजन, डी में देखो। अब टर्शरी हाइड्रोजन तो एक ही तरीके की है, और कितना रेट है उसका 5, तो हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से उनको रिलेटिव रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा 3:7.6:5, एक सेकेंड, 3:7.6:6:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देख लोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये जो सी ऑप्शन है आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने कवर अप किए, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वैसे तो हाइड्रोकार्बन से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।